हेलो दोस्तों, Intellecto.in के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2024 की उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और आरओ में तो खैर जनवरी की करंट अफेयर्स नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आगामी यूपीपीसीएस 2024 या फिर बीईओ की जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली खबर आपके सामने है, देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इस सैनिक स्कूल का नाम साविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य के साथ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो अब देखो, ये जो उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल है, ये मथुरा जिले के वृंदावन में खोला गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि उद्घाटनकर्ता कौन है, या फिर किसी चीज का शिलान्यास होता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। अब यहां पर तीसरी जानने लायक बात क्या है कि इसका नाम क्या है? तो इस बालिका सैनिक जो स्कूल है इसका नाम है साविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अब सरकार के लक्ष्य पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सरकार का लक्ष्य क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना। इतनी चीजें आपको यहां से देखनी है। तो वृंदावन का नाम याद रखिए, राजनाथ सिंह का नाम याद रखिए, स्कूल का जो नाम है वो याद रखिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य सरकार का है। अगली खबर को देखिए, अमृत भारत एक्सप्रेस। तो 2 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई हैं। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से दरभंगा और दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु से मालदा तक चलेगी। और मैं आपको बता दूं, इसका उद्घाटन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होंगे और ये पुश पुल तकनीक से चलेगी। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है किया गया है। ठीक है, तो अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 2 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई वहां से। पहली ट्रेन अयोध्या से कहां चलेगी? दरभंगा, जो कि बिहार में है, और दूसरी चलेगी बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक और मालदा के बीच में। मालदा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इस अमृत भारत एक्सप्रेस में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होंगे और यह पुश पुल तकनीक पर चलेगी। इसकी जो रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इस अमृत भारत एक्सप्रेस का जो निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है वहां पर किया गया है। ठीक है, अगली खबर देखिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इस एयरपोर्ट का पहले नाम अयोध्या एयरपोर्ट था। यह यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली में बनाया गया है। तो सबसे पहले अयोध्या में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अब इस एयरपोर्ट का पहले का नाम क्या था? अयोध्या एयरपोर्ट। और आपको ध्यान रखना है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। और ये जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये मंदिर निर्माण की शैली में बनाया गया है और मंदिर निर्माण की नागर शैली में इसको बनाया गया है। बाद बाकी अब ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं इन पर जरा ध्यान दीजिए। एक तो आपका चौधरी चरण सिंह हो गया, जिसे आप अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ में। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, वाराणसी में। तीसरा आपका है कुशीनगर एयरपोर्ट और चौथा है जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो अभी निर्माणाधीन है। और 5वां आपका हो गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये उत्तर प्रदेश के अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इनके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ही जरूरी भी है, इसलिए मैंने आपको इन सारी चीजों पर बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। अगली खबर, रामायण बैक्स म्यूजियम। बैक्स मतलब आप जानते ही होंगे, जिसमें मोम के बने हुए पुतले रखे जाते हैं, उसको कहते हैं बैक्स म्यूजियम। तो राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या में रामायण बैक्स म्यूजियम भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस रामायण बैक्स म्यूजियम के डायरेक्टर केरल के आर्टिस्ट सुनील कंडेलू हैं। इसमें राम, सीता, हनुमान और रामायण के जो भी महत्वपूर्ण पात्र हैं उनकी लगभग 100 आदमकद मोम की मूर्तियों की स्थापना इस रामायण बैक्स म्यूजियम में की जाएगी। ठीक है, तो इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा? अयोध्या में। इस बैक्स म्यूजियम के डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं केरल के आर्टिस्ट सुनील कंडेलू। और इसमें जो भी रामायण के पात्र हैं उनकी आदमकद मोम की मूर्तियां इस म्यूजियम में स्थापित की जाएंगी। अगली खबर देखो, लखनऊ में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये कितने? 928। ठीक है, और कहां पर? लखनऊ में। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखो पीएम श्री योजना क्या है, थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पीएम श्री स्कूल योजना का उद्देश्य केबीएस यानी कि जो सेंट्रल स्कूल होते हैं और जो एनबीएस यानी कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं सहित केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है। पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल स्कूल बनाया जाना है। ठीक है, तो ये पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य है। और इसमें शामिल क्या क्या किया जाएगा? जो केवीएस होते हैं, जो एनबीएस होते हैं, या फिर जो केंद्र या राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो अलग उनके प्रबंधित स्कूल हैं उन सभी को मतलब उन सभी को नहीं, उनमें से 14,500
से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित करना है। बाद बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश के विशेष में सारी जानकारी समझ लें। 928 हैं टोटल स्कूल। शुभारंभ किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा और इसमें से 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। अब अगली खबर देखिए, नो योर आर्मी 2024। तो ये एक फेस्टिवल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल का शुभारंभ किया। यह फेस्टिवल सेना के हथियारों, उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यकुशलता को जानने का अवसर है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नो योर आर्मी 2024 फेस्टिवल है ये लखनऊ में आयोजित हुआ है और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में फार्मा पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर बुंदेलखंड में, ललितपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, ये सबको पता होगा। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, उसमें से ललितपुर एक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर में 5 गांवों में 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित कर रही है और सर्वेक्षण के लिए 5 गांव को भी चिन्हित कर लिया है। जो गांव के नाम है वो है सैदपुर, गडोली कला, लारगन, करौंदा और रामपुर। खैर गांव के नाम नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ यहां पर इतना पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर एक फार्मा पार्क की स्थापना कर रही है। आपका सीधा उत्तर होगा ललितपुर। अगली खबर देखिए, देश की पहली एआई सिटी, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देश की पहली एआई सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है और एआई सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो देश की पहली जो एआई सिटी है वो लखनऊ में स्थापित की जाएगी और इस सिटी की यानी कि इस एआई सिटी की स्थापना के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगली खबर है लखनऊ में विज्ञान पथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों से जोड़ने के लिए 6 लेन चौड़े और 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ का निर्माण करने की तैयारी कर रही है। विज्ञान पथ की परिकल्पना लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को जोड़कर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए की गई है। इसके अंतर्गत लखनऊ को उत्तर में हरदोई और सीतापुर, पूर्व में बाराबंकी, दक्षिण में रायबरेली और पश्चिम में उन्नाव जिलों से जोड़ा जाएगा। तो यहां पर देखो याद क्या क्या रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों, पहली बात तो आपको यह फोकस करना है कि इस विज्ञान पथ में कुल 5 जिले शामिल हैं। लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर लंबा ये विज्ञान पथ बनेगा और आपको ध्यान रखना है इन जिलों के नाम। तो लखनऊ को उत्तर में हरदोई और सीतापुर से जोड़ा जाएगा, पूर्व में बाराबंकी से, दक्षिण में रायबरेली से और पश्चिम में उन्नाव जिलों से जोड़ा जाएगा। और विज्ञान पथ की परिकल्पना इसलिए की गई है कि पहली बात तो लखनऊ को उसके आसपास के जिलों से जोड़ा जाए और फिर राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो अब देखो जिस तरीके से कैपिटल वहां पे सेंट्रल में क्या है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि एससीआर की घोषणा की थी। तो इसी परिकल्पना को मजबूत करने के लिए अब विज्ञान पथ का भी निर्माण किया जा रहा है। तो सारी चीजें हो गई यहां से।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अयोध्या के लिए वार्षिक मुफ्त ट्रेन यात्रा योजना। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के इच्छुक भक्तों के लिए एक वार्षिक मुफ्त ट्रेन यात्रा योजना को स्वीकृति दी है। इसे छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और राज्य पर्यटन विभाग इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करेगा। तो अयोध्या के लिए वार्षिक मुफ्त ट्रेन यात्रा योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा इस योजना को, और ये सभी के लिए फ्री नहीं होगी, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन उसका आपकी परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या के लिए वार्षिक मुफ्त ट्रेन यात्रा योजना को शुरू किया है और इसे छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और राज्य पर्यटन विभाग इसके लिए आवश्यक बजट आवंटित करेगा। उसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। ठीक है, तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बन जाएगा। यह अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कमेरा गांव में स्थित है। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि भारत का केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है मुजफ्फरनगर में, और गांव का खैर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 64 करोड़ रुपए की जो राशि मिली है उसी के द्वारा इस भारत के पहले केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य को बनाया जाएगा। तो यहां पर मुजफ्फरनगर का नाम विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। अगली खबर देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे, और कैसे ये हवाई अड्डे हैं, ये हैं डोमेस्टिक यानी कि घरेलू हवाई अड्डे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। और कहां कहां पर होंगे ये हवाई अड्डे? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो घरेलू हवाई अड्डे ये हैं, घरेलू हैं हवाई अड्डे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो 5 नए हवाई अड्डे हैं ये घरेलू हैं। बाद बाकी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं, तो वो भी 5 हैं। अगली खबर देखो, समाधान पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के वर्तमान और पूर्व छात्रों की समस्याओं को हल करेगा। इसके तहत 15 दिन के अंदर शिकायतों का समाधान किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये समाधान पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के जो वर्तमान और जो पूर्व छात्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 15 दिनों के अंदर ही कर दिया जाएगा। अगली खबर देखो, मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया है, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है।
तो इस ऐप को योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि अयोध्या में आने वाले जो भी भक्तगण हैं और जो भी पर्यटक हैं वहाँ उनको किसी भी प्रकार की नेविगेशनल समस्या ना हो। आपको कुछ भी सर्च करना हो कि कैसे कहाँ पहुँचें, कहाँ रुकें, सारी चीज़ें आपको इस दिव्य अयोध्या ऐप में देखने को मिल जाएंगी। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस या फिर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 2024 आयोजन की जो मुख्य थीम है वो है निवेश एवं रोजगार। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने 2018 में शुरू की थी और 2018 से ही इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 1950 को ही प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की जो थीम है वो निवेश एवं रोजगार है और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने 2018 में शुरू की थी और 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश यानी कि इस प्रदेश को जो वर्तमान है, पहले बहुत से इसके अन्य नाम रहे हैं लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। यही कारण है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर 24 जनवरी को राज्य सरकार डॉक्टर रितु कारिधा और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। वैज्ञानिक रितु कारिधल श्रीवास्तव लखनऊ से हैं और वह चंद्रयान मिशन में मिशन निदेशक थी और कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी नियमित रूप से फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई देते हैं। तो यानी कि जो ये डॉक्टर रितु कारिधल हैं ये एक वैज्ञानिक है जो कि चंद्रयान मिशन में मिशन निदेशक थी और जो ये नवीन तिवारी हैं ये एक जाने माने उद्योगपति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। इस उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में 11 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाए कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में कितने रुपए की नगद पुरस्कार राशि मिलती है, तो 11 लाख रुपए की, ये भी ध्यान रखना। साथ में जो विजेता हैं डॉक्टर रितु कारिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी का नाम याद रखना। साथ ही आपको फोकस करना है कि ये उत्तर प्रदेश जो गौरव सम्मान है वो 24 जनवरी के दिन दिया गया है। अगली खबर, ये तो वही आ गया फिर से, अयोध्या राम मंदिर। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में बनने वाले हैं, तो सारी चीजों को यहां पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16 जनवरी के बाद चले अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6 यजमान उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व किया और विधि विधान से इसको पूरा किया। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वो 22 जनवरी 2024 को की गई थी और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं रामलला की जो मूर्ति वहां पर विराजमान की गई है, थोड़ा सा उसके बारे में। तो भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया।
इस मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की है। तो यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों को बनवाया गया था, उसमें से एक मूर्ति को चुना गया जिसे कि मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको अरुण योगीराज का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने भगवान राम की जो मूर्ति अयोध्या मंदिर में विराजमान हुई है उसको बनाया है, ये उसके मुख्य मूर्तिकार हैं। अब इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो और क्या क्या उस मूर्ति की खासियत है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। तो देखो, रामलला की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है, जिसका रंग काला होता है। आप जब मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति काली है, इस वजह से रामलला की मूर्ति श्यामल यानी कि काली है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। शास्त्रों में जिस कृष्ण शिला से राम की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसे बेहद खास माना जाता है। इस मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4.24 फीट है। वो मैंने पहले ही बता दी, 51 इंच। वजन कितना है? 200 किलोग्राम और चौड़ाई लगभग 3 फीट की है। कमल दल पर खड़ी मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है, जो कि भगवान राम की पहचान है। और कमल दल पर मूर्ति खड़ी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मूर्ति को कृष्ण शैली में बनाया गया है। जब भी आप मथुरा वृंदावन भी जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ज्यादातर मूर्तियां आपको काले रंग की जिस तरीके से दिखाई जाती देखने को मिलती हैं, वही होती है मूर्ति की कृष्ण शैली। तो राम लला की जो मूर्ति बनाई गई है वो भी कृष्ण शैली में है और ये भी पूरी तरीके से काली है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो राम लला की मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्य देव विराजमान है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है, गोल सा जो होता है पीछे। भगवान राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। भगवान राम की जो भुजाएं थी वास्तविक रूप में भी घुटनों तक थी, इसीलिए उनको अजान बाहु भी कहा जाता है। ठीक है, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। इनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से जब आप देखेंगे मूर्ति, आप गूगल पर देख लेना एक बार जाके, तो सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मूर्ति नीचे की ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी और दूसरी ओर गरुड़ जी को भी उकेरा गया है। तो ये भगवान राम की जो मूर्ति अयोध्या मंदिर में स्थापित की गई है उसकी सारी जो खासियत थी वो मैंने यहाँ पर एक बार आपके सामने बता दी, क्योंकि यहाँ पर अरुण योगीराज के नाम के साथ साथ इनकी खासियत को जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंदिर की। मंदिर में भी बहुत सी चीजें जानने लायक हैं। तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमापुरा अहमदाबाद स्थित मंदिर वास्तुकारों के एक प्रतिष्ठित वंश से हैं। तो सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमापुरा हैं। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन बन के भी आ चुका है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं। तो चंद्रकांत सोमपुरा का नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और साथ ही अरुण योगीराज के नाम के साथ इसे कंफ्यूज मत करिए। अरुण योगीराज भगवान राम की जो मूर्ति बनी है ये उसके मूर्तिकार हैं और मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमापुरा हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे द्वारा भी कहीं पर पूछा गया था तो वहां पर ज्यादातर आप में से लोगों ने जवाब दिया था अरुण योगीराज का, जबकि क्वेश्चन ये था कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इस तरीके की गलती आप लोग अपनी परीक्षा में मत करना। अब देखो ये जो चंद्रकांत सोमपुरा है उनकी अगर कुछ पुरानी कृतियों में देखें तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामीनारायण मंदिर और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता में
बिरला मंदिर जैसे प्रतिष्ठित संरचनाओं का निर्माण भी इन्हीं चंद्रकांत सोमापुरा के द्वारा किया गया है। अब अगर राम मंदिर की खासियत की बात करें तो अयोध्या राम मंदिर 20-20 फुट ऊंची 3 मंजिलों पर बना है, जिसमें कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। निर्माण में मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रंगीन संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मंदिर की नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर ऊंची परत से बनी है और जमीन की नमी से बचाने के लिए 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट प्लिंथ लगाया गया है। और ये खास बात एक है कि मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर की जो स्थापत्य शैली है उसमें गर्भगृह, मंडप और मंदिरों के साथ इसमें नागर शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसे मंदिर निर्माण की किस शैली में बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है नागर शैली में। और परिसर के यानी कि जो मंदिर परिसर है उसके प्रत्येक कोने में सूर्य, भगवती, गणेश, शिव को समर्पित होगा। उत्तर और दक्षिण भुजाओं पर क्रमशः अन्नपूर्णा और हनुमान के मंदिर बनाए जाएंगे। अब जैसा कि मंदिर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है तो इस मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज और सबरी आदि के मंदिर भी प्रस्तावित हैं, यानी कि इन लोगों के भी मंदिर वहां पर बनाए जाएंगे। तो ये पूरा राम मंदिर के बारे में आप लोगों ने देखा। और चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखना है, साथ ही जो मंदिर की टोटल खासियत है उनको भी याद रखना है। यहाँ पर नागर शैली को विशेष रूप से आप लोग याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनने की ये ज़्यादा संभावना है कि अयोध्या राम मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश व हरियाणा से 10,000 श्रमिक इजराइल जाएंगे। तो हाल ही में इजराइल ने भारत सरकार से सहायता मांगी थी कि भाई हमें 10,000 श्रमिक के समथिंग कुछ चाहिए, तो इन 10,000 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सहायता से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए इजराइल जाने के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और वहां पर इनको वेतन कितना मिलेगा? 6100 इजरायली सैकल, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 1,37,000 रुपए होते हैं। तो आपको याद सिर्फ ये रखना है कि इजराइल में निर्माण गतिविधियों के लिए 10,000 श्रमिक कहां से भेजे जाएंगे? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। उसके बाद देखो, नोएडा रैपिड रेल कॉरिडोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये जो कॉरिडोर है वो नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ेगा और लगने वाले समय को घटाकर 80 मिनट कर देगा। यूपी सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 16,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल की शुरुआत बीते साल ही हुई है। ये जो नोएडा रैपिड रेल कॉरिडोर है इसे बनने में लगभग 4 साल लगेंगे और उम्मीद है कि 2030 से पहले इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नोएडा रैपिड रेल कॉरिडोर, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां से कहां तक है? नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक। अभी तक बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके बनने के बाद जब इसका प्रयोग होगा तो नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 80 मिनट समय लगेगा। इस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 16,000 करोड़ रुपए। और ये तो आपको पता ही होगा कि पिछले साल गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो नोएडा रैपिड रेल कॉरिडोर है इस परियोजना को बनने में लगभग 4 साल का समय लगेगा और 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर देखो, यहां पर 2 खबरें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में यमुना नदी पर खोला गया है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा
कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो प्रयागराज में, यमुना नदी पर। उसके बाद देखो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है अब उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और उसको मनाया जाता है 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया जाता है। तो इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को इस वर्ष उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। अब ये जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ये आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र वायु चिकित्सा प्रतिष्ठान है। तो नाम सिर्फ याद रखना, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। बाद बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ये ध्यान रखना, ये आगरा में स्थित है, 1942 में इसको स्थापित किया गया था और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र वायु चिकित्सा प्रतिष्ठान है। तो इस तरीके से ये पूरी उत्तर प्रदेश विशेष की जो करंट अफेयर्स थी जनवरी 2024 की वो खत्म हो गई है। और आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स बहुत बार आपको अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन सभी वीडियोज, पिछली महीनों की भी सभी वीडियो डली हुई हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस और आने वाले बीईओ या फिर अभी आपका जो 11 फरवरी को आरओ लगा है उनके लिए ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।